आप सभी को सुप्रभात। उम्मीद है आप लोग पिछला लेक्चर जरूर लगाए होंगे, देखे होंगे क्या है कैसे है। किसी बच्चे का कोई खास कमेंट नहीं आया है, सिर्फ कोई वेरी नाइस ऐसे वैसे। फिर जो भी आप कमेंट किए हैं आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स का डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो निकाला जाता है, और अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो कैसे निकाला जाता है। सवाल हम लोग नहीं किए थे, और फिर एडिटिव एरिया था उस पर भी किए थे। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या बोले थे भाई, कि जहां पर टोटल मास को क्या करना है, कंसंट्रेटेड मानना है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ठीक है। रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करता है, जिधर मास ज्यादा है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे। फिर मास मोमेंट के बारे में पढ़े थे कि भाई सेंटर ऑफ मास के पास जो टोटल मास मोमेंट होगा वो कितना होगा, उसका एडिशन सम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़े थे, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। मान लीजिए कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, m1 है m2 है, तो क्या आया था फाइनली फार्मूला हमारा, m1 r1 जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है, m2 r2 बाय m1 प्लस m2 आया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से x1 डिस्टेंस है, ये वाला मास बड़ा था तो इसके पास सेंटर ऑफ मास होगा। ये वाला मास मतलब एक मिनट, अच्छा, ये वाला मास से सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो फिर x1 का वैल्यू निकाले थे, फिर x2 का वैल्यू निकाले थे। अगर दोनों मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा। फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखे थे हम लोग अलग अलग तरीके से निकालना। जैसे एक बॉडी था जिसका कोऑर्डिनेट x1 था x एक्सिस के अलोंग, y1 था y एक्सिस के अलोंग, x2 था x एक्सिस के अलोंग, y2 था y एक्सिस के अलोंग। फिर उसका हम लोग x में कोऑर्डिनेट निकाले सेंटर ऑफ मास का, y में निकाले। फिर n पार्टिकल सिस्टम का आया था तो इसको ऐड किए। ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग एक सवाल लगाए थे, ये वाला। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, ये सवाल भी लगाए थे, ये सवाल आपको बनाने दिए थे, उम्मीद है आपसे हो गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें भी, वही करना है जो पिछला सवाल में किया गया था। ठीक है। अब आइए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो इसमें क्या होगा कि हमको तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का ही सेंटर ऑफ मास निकालने आता है, फार्मूला लगा के m1 r1 प्लस m2 r2 या m1 x1 जो भी है। ठीक है। तो मुझे अब देखना है रेगुलर बॉडी का। किसका देखना है सर, रेगुलर बॉडी का। तो वैसा डिस्क्रीट पार्टिकल्स में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल हो सकता है। तो एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिए हम dm, उसके चलते लिखे कोऑर्डिनेट, और उसको क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है। इंटीग्रेट करने के पश्चात जो है, इंटीग्रेट करने के बाद जो है हमको जो भी होगा सेंटर ऑफ मास वो मिल जाएगा। ठीक है। फिर YCM ZCM ऐसे भी निकाल सकते हैं। कंपोजिट बॉडी का सीखे थे कि यहाँ पर जो है क्या करेंगे सर, एरिया एडिट कर देंगे, एरिया को जोड़े ADXD प्लस ASX। ठीक है, स्क्वायर प्लेट का एरिया, और उसके बाद टोटल जोड़ दिए। यहाँ पर अगर कुछ निकाल रहे हैं आप तो उसका भी तरीका है, मतलब Y का ये था। फिर हम लोग क्या देखे थे कि ये सब्ट्रैक्टिव एरिया है, एडिटिव एरिया है। यहाँ से एक सेमी सर्कल निकाला जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फिगर शोज ए यूनिफॉर्म 2D टी शेप स्ट्रक्चर। देखिए ये टी शेप स्ट्रक्चर है, इसका जो भी है मेजरमेंट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 5a है, ये वाला पोर्शन a है और ये वाला पोर्शन भी a है, और ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है, 4a है। ठीक है। तो मुझे कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका हमको कोऑर्डिनेट बताओ। क्या बताओ सर, कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहां पर आपको सिंपल सबसे पहले बनाना कैसे है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे ना, एरिया जोड़ेंगे दोनों का। क्या जोड़ेंगे सर, एरिया। तो इसको आप एक ले सकते हैं, इसका एरिया जोड़ लेंगे और इसका एरिया जोड़ लेंगे। ठीक है। दोनों, एक रड ये वाला है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे होगा, इस रड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में करना क्या है अपने को, इसको बनाना है हमको एडिटिव, एरिया एडिटिव, एडिटिव होगा, और यहाँ पर एरिया हम लोग जोड़ेंगे। ओके। ठीक है। अब देखिए इस वाले रड का, ये जो नीचे वाला रड है, इस वाले रड का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4a। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। रेगुलर ज्योमेट्री है
तो यहाँ पर होगा, तो कितना डिस्टेंस इधर से 2a, इधर से भी कितना 2a, तो ये वाला जो हो गया एरिया, ये हो गया आपका 2a हो गया। ठीक है, ओके डन, मतलब सॉरी, सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट हो गया वो हो गया क्या 2a। उसी तरह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो सर यहां से यहां तक 5a है, तो बीच में कितना हो जाएगा 5a/2। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, तो क्या हो गया बेटा 5a/2। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। इस वाले का एरिया निकालो, इसका एरिया। ठीक है, कितना होगा एरिया सर, तो यहां से यहां तक जो लेंथ है 4a इंटू क्या हो गया a, तो कितना हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा बेटा 4a²। फिर अगर इसका एरिया निकाला जाए तो 5a है और इधर क्या है a है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 5a²। अरे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो इसका एरिया हो गया तुम्हारा 5a²। ठीक है, तो चलिए सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया को मान लेते हैं a1, इस एरिया को मान लेते हैं a2। अब जो फॉर्मूला आएगा, जो एरिया के टर्म में बताए थे, क्या बताए थे आपको, तो सर आपको क्या करना है, ऐड करना है। थोड़ा स्लो चलता है ये, क्या करना है आपको, ऐड करना है। ADXD जैसे यहाँ ऐड किए थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं हम लोग। x सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2, अब बाय क्या हो गया a1 प्लस a2। चलिए देखते हैं बच्चा लोग। अब हम लोग देखेंगे एरिया a1 कितना है सर, एरिया a1 तो 5a² है। कितना है 5a²। अब देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है ना। तो आप ये देखो, ये पूरा का पूरा है कितना 5 मीटर है ना। ये वाला a है और ये वाला कितना है 4a है। देखिएगा कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो यहां से यहां कितना होगा बताइए, बोलिए। यहां से यहां हो जाएगा कितना, और फिर यहां से यहां हो जाएगा कितना, बोलो भाई बोलो कितना होगा। तो यहां से यहां हमको दिख रहा है ये हो जाएगा मेरा 2a, फिर यहां से यहां भी हो जाएगा कितना 2a। ठीक है, कितना हो जाएगा 2a। कोई दिक्कत, ये वाला लेंथ यहां से यहां तक 5a है, तो a तो माइनस हो गया, तो इधर कितना हो गया 2a और इधर भी कितना हो गया 2a। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट लगा के हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 5a² और इसका x कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों क्या हो गया सर। इसके सेंटर ऑफ मास का, ये वाला जो स्ट्रेट रड है ना, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रड है, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो सर ये 5a/2 में है। तो यहां से कितना डिस्टेंस हुआ इसका, ये ओरिजिन है तो कितना 5a/2, तो लगा दिए इसको हम लोग 5a/2 प्लस। अब a2 के पास चलते हैं, ये वाला एरिया चलते हैं। कितना एरिया है सर 4a² है सर। कितना है सर 4a²। अब इसका भी कोऑर्डिनेट देखो, तो बेटा ये भी तो उतने डिस्टेंस पे है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका भी 5a/2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अरे बोलो, तो 5a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5a² अब प्लस क्या हो गया 4a²। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, अब देखते हैं हम लोग YCM। आप लोग निकाल लेना, इसको सॉल्व वॉल्व कर लेना। अब YCM देखना है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट देखना है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ भी एरिया जोड़ेंगे, तो a1 y1 इसका y कोऑर्डिनेट, अब प्लस क्या कर देंगे a2 y2। चलिए कोऑर्डिनेट भी चेक करते हैं कितना कितना आ रहा है, a1 y1 प्लस a2 y2, अब बाय क्या हो जाएगा मेरे बच्चों a1 प्लस a2। ठीक है, तो a1 जो है वो 5a² है, y1 कितना है सर, y1 चेक करते हैं कितना आ रहा है, चेक करो y1। y1 कौन सा होगा सर, इसका, इसको ना a1 माने हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा इसका y1। देखिए तो कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, जरा ध्यान से देखो। तो हमको जो दिख रहा है, हम जो समझ रहे हैं, तो आप भी समझने का थोड़ा प्रयास करो। देखो तो कहाँ तक जा रहा है सर, देखो 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 देखो। तो अगर हम लोग y1 की बात करें, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सर 4a,
और ये पूरा डिस्टेंस है ए, बट ये तो सेंटर पे है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, a/2, यानी कि जो y1 कोऑर्डिनेट है हम इधर लिख रहे हैं वो हो जाएगा 4a प्लस a/2। समझे कितना होगा सर, 4a प्लस a/2। कोई तकलीफ किसी को, तो 4a प्लस a/2 कितना हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये हो रहा है 9/2a, ठीक है, तो हो गया हमारा 9/2a प्लस, अरे भाई 4.5 हो रहा है ना, ये है ना, ये हाफ है ना, तो 0.5a हो गया ये, तो 4.5 तो 9/2 कर दिए सीधा, प्लस a2 बताओ, a2 है सर 5a², 4a² है एरिया। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं, y2 देखते हैं कितना है, y2 कितना है, जरा ठीक से देखो बेटा, यही ना है, यहाँ पर है ना, तो ये पूरा है 4a, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ये तो 2a हो गया, तो कुछ सोचना ही नहीं था इसमें, ये तो बहुत इजी था, तो 4a² इंटू 2a, ठीक है, अब बाय टोटल एरिया कर दीजिए 5a² प्लस 4a²। अब आपका जो भी आंसर होगा सॉल्यूशन करके निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो क्या किए इसमें सर, एडिशन ऑफ एरिया किए, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था सेंटर ऑफ मास का, तो a1 x1 प्लस a2 x2 बाय a1 प्लस a2 कर दिए, और जब y कोऑर्डिनेट निकालना था a1 y1 प्लस a2 y2 बाय a1 प्लस a2 कर दिए, तो x और y यहाँ क्या था सर, मतलब y1 क्या था, कोऑर्डिनेट था, y2 क्या था, कोऑर्डिनेट था, फिर देख लिए, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाए, थोड़ा सा ज्योमेट्री दिमाग में लगाए, थोड़ा सा इधर उधर किए, काम खत्म है, कुछ नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एनी मास फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे हो सकता है कि सच में मास प्रेजेंट हो सकता है नहीं भी हो, अभी एग्जांपल दिखाएंगे आपको। सेंटर ऑफ मास में बी आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप पे इसका पोजीशन डिपेंड करेगा, ठीक है, कहाँ रहना है। इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इट इज क्लोजर टू मैसिव पोर्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मास का कैसा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कहाँ हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है जहां हो वहां कोई एक्चुअली मास प्रेजेंट नहीं हो, है ना। तो जहां ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा क्लोज होगा। तो चलिए सर देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ देखिए एक सी टाइप का बॉडी है, सेंटर ऑफ मास देखिए क्या है, बॉडी से बाहर है, बीच पे है, सेंटर पे है। एक बी, ये वाला बॉडी देख लीजिए, ये वाला बॉडी देख लीजिए, ये वाला बॉडी देख लीजिए। तो इन सब एग्जांपल में हमको दिख रहा है कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर एक्चुअल में कोई मास प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए कर है, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सिमेट्रिकल बॉडी मतलब रेगुलर ज्योमेट्री वाला, चारों तरफ सेम, जिसको आप इक्वल पार्ट में कर सकें। होमोजेनियस मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सभी जगह सेम होना चाहिए, यानी कि जैसे कहीं पर ऐसा ना हो कि बहुत मोटा रड हो और कहीं पर पतला, वैसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोटाई हो रड का, ठीक है, या कोई और बॉडी है तो उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय में सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री पे रहेगा या उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा। इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, we can get combined center of mass by treating the parts as a particle placed at their respective center of mass। अभी सवाल भी बनाए थे रड वाला, तो एक पॉइंट लिए, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बॉडी से कोई सिस्टम को हम बनाए हैं, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले लेना है, अब फिर उसको जोड़ना है। हर एक सवाल में ये काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मानेंगे कि उस वो पूरा पार्टिकल है, बस उतना सा पार्ट ही प्रेजेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मतलब ही है कि पूरा बॉडी हटा दो, उसको उठा के ले आओ जाओ, सारा फिजिक्स का वो लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी जो रड वाला सवाल पीछे हम लोग बनाए, जैसे यहाँ दिखाते हैं आपको तुरंत फिर से, तो इस रड वाले सवाल में हम लोग कोऑर्डिनेट किसका लिखे, रड का नहीं, रड के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखे और काम हो गया अपना। यही चीज वहां बताया जा रहा है, ठीक है। अब अगला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिंग इज ऑलवेज एट इट्स सेंटर व्हाटएवर विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, कहीं से भी ले लो यार, कोई रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ रहेगा, उसके सेंटर पे रहेगा। तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव कहना ठीक नहीं है। देखिए अब अगला सवाल है,
करेक्ट, 3 रड्स ऑफ सेम मास। ये देखो बेटा 3 रड है, 1 रड, 2 रड, 3 रड, सबका मास सेम है। ओके, ठीक है। आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे क्या पूछना है, क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, XCM, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, M1x1 प्लस, अरे फॉर्मूला बोलो भाई, M2x2 प्लस M3x3। अब बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया, M3 हो गया, ठीक है। अब पुटपाट कीजिए। अब बताइए कि M1 किसको माना गया, इसको माने हैं हम रड 1। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो y में क्या है, 0 है, और x में क्या है बेटा, a/2 है, ठीक है। यहां से यहां तक a है ना, तो सेंटर पे आएगा ना। तो हम क्या बोले थे कि अगर कंपोजिट सिस्टम है, एक से ज्यादा चीज को मिलाकर बना है, तो उस पूरे को हटा के सिर्फ उसका क्या करो, सेंटर ऑफ मास कंसिडर करो, ठीक है। तो यहां पर रड 1 का सेंटर ऑफ मास ये है, रड 2 का सेंटर ऑफ मास ये है, रड 3 का सेंटर ऑफ मास ये है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो इस पूरे को भूल के सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे। तो रड 1 का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, a/2 और a। चलिए यहाँ पुट करते हैं सर। मास कितना है सर इसका, तीनों का मास इक्वल है, तो मास क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, इसको मान लिए m। तो m हो गया इनटू, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, a/2। क्या हो गया यहाँ का, देखिए x का कोऑर्डिनेट यही ना हुआ, तो कितना हो गया सर, a/2 हो गया। तो a/2 प्लस, अब m2 बताइए सर, कौन सा है रड 2। तो सर रड 2 ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखें, तो ध्यान से देखना बच्चा, तो यहां पर होगा इस रड का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a है, तो ये कितना हो गया, x के लिए भी a/2, और ये वाला लेंथ जो है ये भी क्या है अपना a है, तो y के लिए भी क्या हो गया हमारा, a/2 हो गया, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्री लगा रहे हैं हम। तो हो गया x के लिए m इंटू a/2 प्लस, अब m3 के लिए देखिए, m3 इसको मान लिए हम लोग, m3 भी तो m ही है ना, सॉरी, तीनों मास सेम है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आया है सेंटर, है ना। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, a/2 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, क्योंकि ये तो सेंटर पे ही है ना, यहीं पर है ना, ओरिजिन पे ही है ना। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, a/2। तो m इंटू क्या कर दिए इसको, 0 कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए इसको, 0 कर दिए मल्टीप्लाई करके। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा, अब टोटल मास कर दिए, टोटल मास कितना हो गया बेटा, m प्लस m प्लस m, ठीक है। तो कितना हो गया, 3m। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा। अब y से m चलते हैं, तो वही करेंगे, m1 y1, तो m y1 बताइए इसके लिए। तो y1 क्या है हमारा, 0 है, ठीक है। तो m1 इंटू 0। अब इसके लिए चलिए, तो m इंटू a/2, और अगले के लिए चलिए, इसके लिए चलिए, तो ये भी क्या हो गया, m इंटू a/2। अब बाय क्या कर देंगे, टोटल मास को ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, 3m। सॉल्व कीजिए, निकाल लीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg। कितना कितना kg है सर, पढ़िए जरा से सवाल को, 1 kg और 2 kg। और उसका हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। कैसे निकलेगा, थोड़ा टाइम टाइम लो भाई आप लोग भी, ठीक है। लो लो लो, जरा सा पॉज करके बनाओ, खुद से बनाओ बनाओ बनाओ, बन जाएगा तुमसे। बन गया नहीं, चलिए देखते हैं तब। चलिए, तो यहाँ देखा जा रहा है कि 2 बॉडी है जिसका मास 1 kg है और 2 kg है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है 1 kg का, ठीक है, ये m1 कर दिए 1 kg, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है सर हमको, 1 और 2 दिया है। एक दूसरा मास है m2,
ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट -1 और 3 दिया है। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए। क्या था फार्मूला? अरे बोलिए सर, फार्मूला था m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। चलो पुट करो बेटा। m1 कितना केजी है? 1 केजी। x1 बताओ कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 1 प्लस m2 कितना है सर? m2 कितना है? m2 कितना है? अच्छा 2 केजी है ये, तो 2 केजी। और इसका x2 कोऑर्डिनेट कितना है सर? -1 है सर। ओके, बाय टोटल मास, तो कितना हो गया? 1 केजी प्लस 2 केजी। तो यहां से जो आंसर आएगा आपका, देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आंसर भी मिला लेंगे हम जहां से निकाले हैं इसको। तो ये आ रहा है -1/3। ठीक है, कितना आ रहा है सर? -1/3। सीधा 1 + 2 कर देते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आया आरसीएम का, ठीक है, या इसको एक्ससीएम लिखते हैं, सॉरी क्या लिखेंगे इसको? एक्ससीएम लिखेंगे। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस बार मैं सीधा कर रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है। तो क्या हो जाएगा? m1y1 तो हो जाएगा तुम्हारा 1 × 2, फिर क्या हो जाएगा? m2 × y2, तो m2 कितना हो गया? 2। अब y2 कितना हो गया? 3। और उसके बाद हो जाएगा आपका 1 + 2। तो यहां से जो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है? 2, 6, 8/3। तो यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया वो आया -1/3 और 8/3। ठीक है, ये आया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। चलिए सर, अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल पढ़िए तो आप लोग जल्दी से। कह रहा है 2 point objects of mass 1.5 ग्राम एंड 2.5 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो चलिए सर, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास और ऑब्जेक्ट का जो भी है वो सेम जगह पे है। एक को हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं जो 2.5 ग्राम का है, ठीक है, एक इसको हम लोग m2 बोल रहे हैं और इसको हम लोग बोल रहे हैं m1, ठीक है, और ये है तुम्हारा 1.5 ग्राम का। ठीक है सर, ओके। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है मेरे बच्चों? सर डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। चलिए सर देखते हैं, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, अब कर रहा है, अच्छा एक चीज बताइए, डिस्टेंस डिस्टेंस सब देख लिए, तो हमको कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए। 60 द सेंटर ऑफ मास इज एट ए डिस्टेंस x अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 ग्राम। प्लीज इस पे बाद में आते हैं, पहले यहां देखते हैं सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा? बोलो, किसके नजदीक होगा? सर हम पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होगा जिसका मास ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मास कौन सा है? ये वाला है, तो इधर कहीं होगा। तो इससे कितने डिस्टेंस पे? क्वेश्चन कर रहा है कि 1.5 ग्राम से x डिस्टेंस पे। तो इधर अगर x डिस्टेंस लेंगे तो इधर वाला डिस्टेंस कितना बचेगा सर? 16 - x। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पर है, और ये कितना डिस्टेंस पे है m1 से? x डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बोल। तो सर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 16 - x, ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 - x। अब देखिए सारा चीज यहां पर हो गया। अब हमको क्या निकालना है? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो सर अभी हम पीछे बताए हुए थे, है ना, क्या बताए हुए थे? यहाँ पर निकाले हुए हैं, या फिर आप प्रोसेस से भी जा सकते हैं, बट फॉर्मूला यूज कीजिए तो सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सर x1 का वैल्यू तो क्या हो गया था? कैसे निकाले थे? वही मास मोमेंट को जोड़ के और उसको जीरो किए थे, ठीक है, तो उसी से बना था। तो यहाँ पर x1 निकाले थे, यहाँ पर आपको डिराइव कर दिए हैं हम, तो पिछला लेक्चर भी डाला हुआ है, उसमें भी देख लीजिएगा। x1 = m2 × r by m1 + m2, x2 = m1 by r, m1 × r by m1 + m2, ठीक है। तो चलिए सर इस चीज को निकाल लिया जाए। तो यहाँ x निकालना है, तो जिससे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है,
जिससे जिससे डिस्टेंस निकालना है उसका अपोजिट वाला को देखो, ऐसे करके फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो m2 इंटू आर, जो भी डिस्टेंस होगा, अब बाय क्या हो गया m1 प्लस m2। तो चलो निकालते हैं, तो कितना हो गया 2.5, और ये वाली डिस्टेंस, ये आर क्या बता रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो कितना हो गया सर 16। अब बाय सेंटीमीटर में ये ना टोटल मास जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 40/4, तो कितना आया सर 10 सेंटीमीटर। तो इधर से अगर 10 सेंटीमीटर, तो इधर से कितना होगा 6 सेंटीमीटर। आप दोनों निकाल सकते हो कि m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है और m1 सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, आराम से निकल सकता है। चलो आगे बढ़े, चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अगला क्वेश्चन है, two particles of masses 1 kg and 2 kg are located at x equal to 0 and x equal to 3 meter. Find the position of their center of mass. एकदम टुच्चा सवाल है यार, आसान सवाल है। शुरू में आसान भी करा रहे हैं, भारी भी कराएंगे आपको। और एम्स और AIPMT का सारे क्वेश्चन को जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है, साथ में NCERT भी। इस बार जो टेस्ट होगा ना, जो भी है आपका, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। उस टेस्ट में यार गर्दा उड़ा देना तुम लोग, छोड़ना मत, छोड़ने का नहीं। देखिए अब छोड़ोगे हमेशा छूटते रहेगा जीवन में सब कुछ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप थोड़ा सा ढिलाई बरतते हैं अपने जीवन में, इस एज में, जिस एज में आप हो, अगर +2 में हो तो 17 के अंदर हो, +13 में हो, 14 में हो, 15 में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 20 के लगभग हो, तो अभी अगर छोड़ोगे तो लाइफ में सब कुछ छूटेगा, फिक्स है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, अब छोड़ना नहीं है। पिछले साल तो छोड़े ही ना, आप कितना छोड़ोगे। एक्सीएम कितना होता है सर, एक्सीएम का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 बाय क्या हो गया सर m1 प्लस m2, ठीक है। अब बताओ m1 कितना है, तो सर इसको मान लेते हैं m1, तो 1 kg, कोऑर्डिनेट कितना 0, तो सर 1 × 0। m2 कितना है सर 2 है, और कोऑर्डिनेट कितना है 3। अब बाय कर दो टोटल मास, तो 1 अब +2, तो कितना हो गया सर 6/3, तो कितना मीटर आया 2 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट आया, सेंटर ऑफ मास आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और ऑब्वियस सी बात है 2 kg की तरफ ही होगा, 1 kg ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल जो हम सेट किए हैं, अगला क्वेश्चन जो है अपना, तो इसमें क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है वेक्टर के टर्म में, और हमको क्या बताना है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। m1 का दिया हुआ है r1, m2 का दिया हुआ है r2, और m3 का दिया हुआ है बच्चों r3, ठीक है। तो आप लोग तो ड्रॉपर बच्चे हैं, लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे एलन का, ठीक है। चलो नाम बोल दिया आज, एलन बोला वैसे भी क्या करेगा, 300-400 सब्सक्राइबर ही है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब देखो भाई तो 1 kg है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके लिए ये वाला दिया है, इसके लिए ये वाला दिया है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, ठीक है, और बन जाएगा अपना। और आपको तो वेक्टर बेटा पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप रिपीटर हैं, ठीक है, या फिर 12 में है तो भी आपको वेक्टर तो पढ़े होंगे। 11 वालों के लिए भी है नहीं, 11 वाला इसमें माथा भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो m1 इक्वल टू कितना kg है सर 1 kg, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है r1 कितना दिया है 4i कैप i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप मीटर में, ठीक है। m2 कितना है सर 2 kg, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है r2, तो ये हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मीटर में। उसके बाद दिया है m3 क्या हो गया सर कहाँ गया m3, हाँ 3 kg दिया हुआ है, तो 3 kg हो गया r3, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप मीटर में, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या था फार्मूला, जल्दी बोलिए। तो सर फार्मूला था m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3
ठीक है, बाय कितना, m1 प्लस m2 प्लस बच्चों m3। ठीक है, चलिए सर पुटपाट करते हैं सब कुछ। तो m1 हो गया 1 kg, तो इधर हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस m2 हो गया 2 kg, r2 हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बच्चों आप साथ साथ बनाओ तब मजा आएगा। और ये हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप और टोटल मास कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। अरे हुआ क्या, अब देखो बच्चा, ओह इसको ठीक करना पड़ेगा, बट अभी बीच वीडियो में तो करेंगे नहीं, कैलिब्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है लगता है, इसलिए स्लो हो गया है। तो कोई नहीं, कीजिए। क्या किए हैं, m1 का वैल्यू r1 के साथ पुट किए, m2 का वैल्यू r2 के साथ पुट किए। अगले केस में m3 का वैल्यू r3 के साथ पुट करेंगे। ठीक है, अब फिर टोटल मास नीचे रखेंगे। मास कितना हो गया 1 kg प्लस 2 kg प्लस क्या हो गया 3 kg। चलिए सर, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो ऐड करेंगे सिंपली। तो i को i के साथ ऐड कीजिए। तो i यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, तो 6 2 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया मेरे बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा 9i कैप, 9i कैप प्लस, अब देखिए 4j को j के साथ लीजिए, 4j और यहाँ 2 इंटू जे, तो 2j हो गया, तो 6j हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस कितना हो रहा है 3 इंटू माइनस j, तो माइनस 3j हो गया। तो 6 में 3 गया तो कितना बचा 3j कैप। ओके, चलिए प्लस, अब इस पे आते हैं सर। तो 1 इंटू के तो के ही हो गया, वहाँ 2 इंटू के तो 2k प्लस के कितना हो गया 3k कैप हो गया। और 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6k कैप हो गया। तो 3k में माइनस 6 गया तो माइनस 3k कैप हो गया। चलिए सर इसको भी लिखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 3k कैप। अब बाय क्या कर देंगे 6 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा 6। अब क्या करना है कि आंसर थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है तो कॉमन कुछ ले लेते हैं। तो 3 कॉमन यहाँ पर आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा यहाँ 9 के पास 3i कैप प्लस j कैप, अब माइनस क्या होगा k कैप, अब बाय क्या हो जाएगा 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, अब बाय क्या हो गया 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया। कोई तकलीफ किसी को। आप करना क्या इस क्वेश्चन के पहले, जब ये क्वेश्चन आ जाए तो पॉज करना, बना लेना, फिर देख लेना, नहीं बने तो मजा आएगा तब। चलिए सर, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 particles of mass इतना 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 1 2 3 4 placed at a 4 vertices ABCD of a square of side 1 meter। तो चलिए सर, सबसे पहले एक प्यारा सा स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाएंगे सर। बनाओ। देखो भाई, हम 4 बजे भोरे से उठ के ये भिड़े हुए हैं, तो आप लोग का पढ़ना मन लगा के, ये नहीं कि बस ऐसे ही छोड़ दिए। हम लोग भी पढ़ाते हैं यार, ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी सिर्फ आलू परवल वाला ही है। हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं वो लोग, इसमें कोई दो बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है, स्मॉल स्केल पे हो रहा है। तो जितने लोग हो वही थोड़ा कमेंट समेंट कर दिया करो भाई, शेयर वेयर कर दिया करो। चलो देखो, अब 4 पार्टिकल है भाई। तो एक है वो हमारा 1 kg, दूसरा है 2 kg, तीसरा है 3 kg, चौथा है 4 kg। अब साइड जो है वो कितने मीटर का है स्क्वायर का, 1 मीटर का, 1 मीटर का है। ठीक है सर, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं, ऑरिजिन ले लेते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। क्या निकालना है सर, हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। ओके, निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो अटेम्प्ट XCM क्या होता है फार्मूला सर, दो कितना बार तो बोले सर आपको, लेकिन एक बार और बोल दो बेटा। तो यही ना होगा,
और यही ना होगा जी। अब बाय क्या, टोटल मास, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस क्या कर दिए, m4 कर दिए। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ओह अरे जल्दी लिखाओ यार, तो वही वाला बात हो गई। बिजली पहले कड़कती है, लाइटिंग पहले दिखता है, आवाज बाद में आती है। ये मैं बोलता पहले हूँ, दिखता बाद में। फिजिक्स का इधर उधर कर दिया ये लोग, फिजिक्स के रूल को अनफॉलो कर रहा है ये मेरा सिस्टम। कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम हो गई है, बट मैं बीच में इसको अब रोक नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा वीडियो देखते समय, माफ कर दीजिएगा इस गरीब टीचर को। देखिए आप, डिजिटल बोर्ड लगाए नहीं है, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। अब m1 हो गया हमारा 1 kg, और x कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 0 हो गया। तो क्या हो गया बेटा, तो 1 इंटू 0 प्लस m2 क्या हो गया 2 kg, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, प्लस m3 की बात करें तो m3 हो गया 3 kg, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर, बोलिए 1 मीटर, है ना। प्लस m4 की बात करें तो m4 कितना हो गया 4, और इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 मीटर। अब बाय टोटल मास को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या हो गया 4, तो ये आ रहा है तुम्हारा 6/10, तो 0.6 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट भी तो देख लेंगे सर। हाँ सर बिल्कुल देखेंगे, उसको क्यों छोड़ेंगे, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो m1y1 m2y2 प्लस m3y3 प्लस क्या कर देंगे m4y4 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, अब देखते हैं बच्चा लोग, तो क्या होगा m1, चलिए फॉर्मूला लिखा रहे तब तक आते हैं यहां पर हम लोग। अब 1 kg को 1 माने हैं हम लोग, 1 kg को 1 माने हैं ना, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेट इसका, तो सर 1 मीटर, तो 1 इंटू 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया y के लिए 1, इसका भी 1 हो गया, इसका 0, इसका 0। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो कितना हो गया सर 1 इंटू 1 प्लस m2 कितना हो गया 1 इंटू 0 प्लस ये क्या हो गया 3 इंटू 0, और ये क्या हो गया 4 इंटू 1। अब टोटल मास कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3/10, तो ये हो गया तुम्हारा 0.3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट 0.6 आया, y कोऑर्डिनेट 0.3 आया मीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए सर, मजा आ रहा है। बोले थे पिछले क्लास में कि भैया क्वेश्चन की बारिश होगी, तो बारिश तो हो रही है। बस आप लोग इस बारिश में जो है फायदा उठाइए, भींगिए खूब, कंसेप्ट के बारिश में से कंसेप्ट निकाल के उसको अपने पास रख लीजिए। ठीक है, चलिए सर देखते हैं। अब कह रहा है कि 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मास है, m1 है, m2 है और m3 है, सबका मास दिया हुआ है। केप्ट एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके 3 कॉर्नर पे रखा है। साइड कितना है सर 1 मीटर है। क्या ऐसा सवाल हम लोग बनाए, हाँ बनाए, फिर भी चलो बना देते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। हमको सेंटर ऑफ मास का क्या पूछा जा रहा है, लोकेशन पूछा जा रहा है। चलिए सर देखते हैं। भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल सेम होगा ना, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इधर क्या होगा सर, इधर होगा L साइन 60 डिग्री। ओके, इधर क्या होगा सर L कॉस 60 डिग्री। तो साइन ये हो गया तुम्हारा √2 3/2L, और ये हो गया L कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका जरूरत तो मुझे पड़ेगा नहीं, चलो देख लेते हैं। अब m3 मास है 6 kg, m2 मास है 4 kg, और m1 मास है कितना आपका 2 kg। ठीक है, 2 kg। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एक्सीएम। क्या है फार्मूला, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। अब देखिए m1 कितना है सर, m1 है अपना 2 kg, और x कोऑर्डिनेट देखिए तो यहीं पर है ना, इसी को मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर सर 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस
अब है M2X2, ठीक है, तो X2 कितना हो गया सर 1 मीटर, और ये कितना हो गया 4, 4 इंटू 1 प्लस M3X3, तो M3 पाइए तो कितना हो गया 6 इंटू ये वाला लेंथ है 1 मीटर, सेंटर यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सर, 6 इंटू 1/2 अब बाय टोटल मास, टोटल मास कितना हो गया 2 4 प्लस 6, तो ये हो गया तुम्हारा 7/12 मीटर। अब अगला चीज है YCM, ठीक है, अगर YCM की बात करें, ठीक है, तो M1 के लिए Y का वैल्यू कितना हो गया 0, तो 2 इंटू 0 प्लस M2 के लिए Y का वैल्यू कितना हो गया, तो 4 इंटू 0 प्लस इसके लिए कितना हो गया 6 इंटू √3/2, अब टोटल मास को जोड़ देते हैं, टोटल मास कितना हो गया फिर से 2 + 4 + 6, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 3√3/12 मीटर। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आया सर 7/12 आया, और क्या आया 3√3/12 आया, या √3/4 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं √3/4, ये आया आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, अब नीट के सवाल को बनाते हैं। हाँ, आइए नीट का सवाल जल्दी कर रहा है। Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to two ends of a rigid rod of length with negligible mass. रड का लेंथ बेटा negligible है। The center of mass of the system from the 5 kg particle, किससे देखना है हमको नियरली। चलो देखते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन, देखते हैं कितना बड़ा तो क्वेश्चन है, बहुत इधर उधर सब लोग कर रहा है कि ये है वो है डाइस दिस है डाइट है, चल उड़ा दो क्वेश्चन को यार। एक है 5 kg और एक है क्या बेटा 10 kg। पहला कंसेप्ट आपके लिए पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, तो तुम क्या कहोगे सर, आप पप्पू समझे क्या हमको, तो इतना देर से सीख रहे हैं तो जिधर ज्यादा मास उधर सेंटर ऑफ मास ज्यादा रहेगा। ओके, ये देखो बेटा दो मास है, एक 5 kg है एक 10 kg है, अब बीच में लगाए हैं रड, रड का लेंथ कितना है सर 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर। अब क्या करना है सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है सर 10 kg की तरफ होगा, ठीक है। मुझे पूछा जा रहा है कि 5 kg की तरफ से बताओ, तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है x है, ये वाला कितना है सर x, और तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 - x, क्या आपसे हो जाएगा, क्या पीछे हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, यस सर हम लोगों ने बनाया है। तो x बराबर ये वाला मास 10 kg वाला मास इनटू ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर अब बाय टोटल मास 5 + 10, ये तो खत्म हो गया जी, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये आपका आ रहा है 0.6 कुछ करके मीटर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए सर, तो हमको दिख रहा है कि सेंटीमीटर में आंसर है, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलो तो 6 के आसपास, तो ये आ रहा है आंसर, सी नंबर ऑप्शन होगा। वैसे आप एग्जैक्ट भी निकाल के देख सकते हैं, मैं तो इतना में काम चला लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, कर है 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, किस पे रखा है एक्स एक्सिस पे, 300 ग्राम ऑरिजिन पे, 500 ग्राम 140 पे, 400 ग्राम 170 पे, तो करे सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा सा बेटा है ना कि अपने लोग जो नोट्स पहले से बना हुआ है, क्वेश्चन वोश्चन पहले से अटैच है, और चप्पल मारेंगे तो ईटा मारेंगे ये सब आपको नहीं बोल रहे हैं हम, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अपना पेस मेंटेन हुआ है, ठीक है। तो अब एग्जाम 4 महीना है, मतलब सिलेबस खत्म करने के लिए 4 महीना है, दिसंबर जनवरी तक एटलीस्ट आपको सिलेबस खत्म करना चाहिए। तो जुटो का फालतू बात नहीं करते, वीडियो में भी काम की बात करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया से, ही नहीं कि चप्पल से मारेंगे तो ईटा से मारेंगे तो हम गुंडा थे तो हम शर्मिंदा थे, ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है, सीधा आइए मैटर पे, ठीक है। अब देखिए अगली बात, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 3 masses है, चलो सर 3 मास है, किस पे रखे हैं एक्स एक्सिस पे। ऐसे जानते हो बेटा बिहार में हल्का फुल्का गुंडा सब भी होता है,
ये पता नहीं सब मास्टर को अपने आप को गुंडा बता के क्या जाहिर करना होता है, पता नहीं। छोटा मोटा गुंडा बिहार में सब होता है, हर एक घर में, बिहार के हर एक घर में गुंडा, पॉलिटिशियन, आईएएस वाईएएस बनबे करता है। पावर चाहिए यहाँ के आदमी को। जुट्ठों का टीचर उड़ रहे हैं कि हम गुंडा थे, असली में गुंडा से भेंट हो जाएगा तो भागने का जगह नहीं मिलेगा उनको। ऐसे ही हमारे भी एक सर थे पटना में, वो भी यही बताते थे कि हम बहुत बड़ा गुंडा थे। अब गुंडा कैसे पढ़ लिया यार, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। तब यही कि मतलब एक कहानी है कि जिसका चल जाता है ना, वो कुछ भी बोलेगा सुनेगा। जैसे आपका कोई दोस्त होगा, अगर उसको पिछले साल 2024 में 680 या 700 आया होगा तो वो आपको भी बोल रहा होगा हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। कोई बोल रहा होगा हम तो पढ़ते ही नहीं थे। मानना पड़ता है, क्या कीजिएगा। सफलता जब आपको हासिल हो जाएगी तो आप जो बोलोगे दुनिया उसी में वाह 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 करेगी। तो कोई नहीं, पढ़िए। हम लोग भी जिस दिन सफल होंगे कहेंगे भैया हम लोग रात में जो है ना सोया करते थे, सुतले में थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लिया करते थे, बस हो जाएगा। मान लेगा दुनिया, सब लोग सोएगा। देखिए अब ये हो गया 300 ग्राम ऑरिजिन पे है, ठीक है। उसके बाद अगला सर 500 ग्राम जो है ऊपर लिखते हैं इसको, बेटा रुको जरा सा। 300 ग्राम मास ऑरिजिन पे है, इसको M1 मान लेते हैं हम। M2 जो है वो कितना है सर, वो 500 ग्राम है। और M3 जो है वो कितना है सर, 400 ग्राम है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर क्या है 70 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, RCM निकालते हैं। क्या होगा सर, M1x1 300 इंटू 0, M2x2, ठीक है, और फिर इतना, और नीचे हो जाएगा टोटल को आप ऐड कर दो तो 300 प्लस 500 प्लस 400। तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो देख लीजिए। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 20 और 3 है ना, तो 10 पे पावर 3 कर दीजिए, और ये 28 इंटू 10 पावर 3 कर दीजिए। अब बाय इधर हो गया आपका 1200, ठीक है, ग्राम में। तो आपका 10 पावर 3 को कॉमन ले लिए, और इधर हो गया 20 प्लस 28 अब बाय 1200। तो यहाँ से हमको देखा जाए तो 48 इंटू 10 पावर 3 अब बाय, ये आया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ये आ गया तुम्हारा 40, ठीक है। किसमें आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर में। तो कौन सा आंसर आ रहा है सर, ए नंबर आंसर है सेकंड का। मजा आया, बोलो मजा आया ना। अभी आप देखो कि जब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट लिए, इस चीज के क्वेश्चन को, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। तो आप एक्सरसाइज जो क्लास के दौरान आपको कराया जा रहा है, जो सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसको अगर बढ़िया से कर लीजिएगा तो अभी भी नीट का क्वेश्चन नहीं रुका आपसे, 2025 में भी नहीं रुकेगा आपसे। दिक्कत कहाँ पर होती है मेरे हम लोगों से बच्चों, मैंने भी नीट की तैयारी बहुत सालों साल की है, मुझे पता है। हम अपने लोग फार्मूला याद नहीं करते, और फार्मूला याद नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नीट का कोई फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि जो आपको फार्मूला याद रहे, हल्का फुल्का लगाने आए तो नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत महान खतरनाक क्वेश्चन इसमें नहीं आता, ठीक है। महान खतरनाक क्वेश्चन आजकल एडवांस में आने लगा है, जेई मेंस में भी कम आने लगा है। जेई मेंस में भी इजी इजी सवाल को पकड़ के अच्छा कॉलेज, अच्छा एनआईटी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आराम से फार्मूला याद करें, फार्मूला लगाना सीखें। आपको जब ये चैप्टर लास्ट होगा तो एनसीईआरटी लाएंगे। एनसीईआरटी में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एम्स की तैयारी हम लोगों ने करी थी, अच्छा नंबर आया था उसमें भी, मिला कुछ नहीं वो अलग बात है। तो कहाँ से जनरल रीजन क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो घेरा हुआ है, आपको भी घिरवा देंगे, उस पॉइंट को अलग कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। बहुत मगअप करने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट पढ़िए, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन,
थर्ड नंबर, क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे नहीं किए हैं? हाँ सर बिल्कुल किए हैं। तो क्या इसको बना देंगे हम लोग? हाँ सर बना देंगे। कैसे बनाएंगे? m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2, सिंपली जोड़ देना जैसे पीछे किए थे। तो सर करना चाहिए, सर करिए, चलिए मिलके करते हैं अपने लोग। आप लोग भी शुरू होइए उधर, ठीक है? जल्दी से शुरू होइए बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। थर्ड नंबर इधर बनाते हैं, सीधा काम की बात। m1 तो 1, r1 कितना हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। उसके बाद m2 कितना है बेटा? 3 है, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप, और ये हो गया क्या? k कैप। अब एक एक करके देखो भाई, ठीक है? तो यहां से आ रहा है कितना? 1i, एक आई, और इधर हो गया माइनस 9i, तो 1 माइनस 9 तो कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। तो माइनस 8i कैप प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 2j कैप, और इधर कितना हो गया? माइनस 6k कैप, मतलब 6j कैप। तो 2 में माइनस 6 तो कितना हो गया बेटा? माइनस 4। प्लस तो करना ही बेकार है, तो माइनस 4 कर देते हैं, माइनस 4j कैप। इधर है सर k कैप और इधर है 3k कैप, तो k कैप और प्लस 3k कैप, तो कितना हो गया? 4k कैप, ठीक है? अब बाय क्या कर देना था? ओह, ये तो मैंने छोड़ ही दिया जोश जोश में भाई। होता है कभी कभी होता है। तो 1 और 3 को ऐड करना है, तो 1 और 3 को ऐड किए, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 और 3 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो हो गया तुम्हारा 4। अब देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर 4 कॉमन आ रहा है, तो ले लिए 4 को कॉमन बेटा। तो माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब बाय क्या कर दिए? 4 कर दिए, ठीक है? 4 ने 4 को मार डाला, आंसर कौन सा आया? माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो आंसर सर ए नंबर आ रहा है। जा, खत्म, फिनिश, ठीक है? तो हम लोग अभी जो है सिंपली क्या किए कि पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह क्वेश्चन नीट में भी आ रहा है। तो सिंपली क्या किए हैं सारे क्वेश्चन में? क्या बहुत माथा लगाए? नहीं। क्या लगाए? फार्मूला लगाने आना चाहिए, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सर, कंसीडर a system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of m1 is pushed toward the center of mass particle through a distance d। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा अभी इसका कंसेप्ट अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है? जब पढ़ा देंगे तब बना देंगे। 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स each of radius r are placed, इसको अभी रहने दीजिए, आगे हम लोग जब शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे ऐसे ही बन सकता है, बट शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से आसानी से बनेगा। 3 identical metal balls, each of radius r, placed touching each other on a horizontal surface such that equilateral triangle is formed। अच्छा, 3 बॉल है बेटा, आइडेंटिकल मेटल बॉल है, सबका रेडियस कितना है? r है। कितना है सर? r है, और इस तरह से रखा गया है, प्लेस टचिंग, अच्छा टच कर रहा है, ओके। जब टच कर रहा है तो हम भी टच करा देंगे भाई, और ये इधर टच कर रहा है, हाँ भाई टच किया, ओह ये बड़ा बन गया। तो बड़ा काय बना रही है? आप लोग सपोर्ट उपोर्ट करो भाई, थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाएंगे, बस एक डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे, सब टच टूच ऐसे ही होने लगेगा, इतना माथा नहीं लगाना पड़ेगा। करेगा जी सपोर्ट? लगता तो है कर देगा, चलो कर दो। देखो ये बना आपका कुछ ऐसा, तुम भी असम नौटंकी बेटा करिए, लो करो जल्दी जल्दी, हाँ गुड। चलो अब आपको नहीं, इस सिस्टम को बोल रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका? बोलिए आप ही, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सिंपल है सर, ये रेगुलर बॉडी बन रहा है ना, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, सेंटर पे आएगा, ठीक है? दैट्स इट। जो तीनों का लाइन ज्वाइनिंग होगा वहां पर होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए आप, फटाफट फटाफट खटाखट, अच्छा खटाखट बोला था एक नेता, है ना? तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियन का, वहां पर जाकर बनेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अभी डिस्क्रीट सिस्टम का ही चल रहा था, ठीक है? तो थोड़ा सा बच्चों 1 मिनट में पानी पी लूं थोड़ा, आप तब तक देख लो पीछे का।
हाँ जी। देखिए, अब टर्म कुछ है। पहला टर्म है लीनियर मास डेंसिटी। तो एक रड है बेटा, जिसका मास क्या है, m है, लेंथ क्या है, l है। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर क्या होता है, मास बाय लेंथ। ठीक है, तो अगर छोटा छोटा मास लेंगे तो छोटा मास बाय छोटा लेंथ, स्मॉल मास एलिमेंट बाय स्मॉल लेंथ। ये किसके लिए है सर, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। एरियल मास डेंसिटी, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। ये देखो एरिया है, एरिया इसका दिया हुआ है a, मास कितना है m, तो m बाय a करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्क, हॉलो स्फीयर या ये भी स्क्वायर जो भी है। अब आता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये किसके लिए है सर, 3D ऑब्जेक्ट के लिए, तो मास बाय वॉल्यूम। आप छोटा छोटा करोगे तो dm बाय dv। ठीक है, इस चीज का यूज हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, इसलिए इस चीज को यहाँ पर देख लिए। अब आता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सर ये क्या है, तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब कि एक रड है। रुकिए हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं तो फिर पढ़ने में मजा आएगा अपने लोगों को। तो एक रड है जिसका लेंथ कितना दिया है अपने को, l दिया है। कितना दिया है बेटा, l दिया है। तो हमको कह रहा है कि इसका हमको बताओ सेंटर ऑफ मास। क्या बताओ सर, सेंटर ऑफ मास बताओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखिए मास ऑफ रड क्या दिया हुआ है सर, m दिया है। लेंथ ऑफ रड कितना है, l है। तो मास पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, m बाय l। ठीक है, अब अगर इधर देखें तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट 0 0, और यहाँ अगर कोऑर्डिनेट देखें तो x में l हो गया, y में अभी भी क्या है, 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप अभी लगाना सिखा रहे हैं आपको, एक छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है सर, dx है, काटते हैं। तो इसका जो मास है छोटा वाला वो कितना होता है, dm होता है। तो हमको दिख रहा है इसका मास कितना मानते हैं हम लोग, dm मानते हैं। देखिए dm ले लिए। ठीक है, अब हमको ये क्या बता रहा है कि यूनिट लेंथ में मास m बाय l है। मतलब यूनिट लेंथ में मास कितना है सर, m बाय l। मतलब एक यूनिट लेंथ लेंगे तो कितना आ रहा है, m बाय l। मास पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, m बाय l। तो dx में कितना आएगा, अरे यूनिट लेंथ में आ रहा है m बाय l, तो dx लेंथ में कितना आएगा, तो m बाय l इंटू क्या कर देंगे, dx कर देंगे। ओके, ठीक है, तो हो जाएगा लेमडा इंटू dx। ठीक है, तो अब जो इसका सेंटर ऑफ मास देखना चाहिए वो कैसे निकालेंगे, तो सर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए आप बताए थे, क्या बताए थे, चलो बेटा फॉर्मूले पे। ठीक है, चलो पीछे 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 और पीछे, हाँ आ जा तुम भी पीछे जल्दी भाई, मैंने वहां कर दिया है। हाँ हाँ, और जल्दी जल्दी, हाँ ये आया। तो क्या कहे थे सर कि ऑरिजिन से आप एक पोजीशन वेक्टर खींचो, एक छोटा सा मास dm लो, ठीक है, dm इंटू आर कर लो, और उसके बाद इस तरह का बहुत सारा dm हो सकता है, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, क्यों ऐसा किए, अरे फॉर्मूला अपने पास जो है ना वो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए ही है, एक पार्टिकल के लिए ही है। तो ऐसा तो इसमें असंख्य पार्टिकल हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सर चलते हैं फिर से मैटर पे। तो हमने एक छोटा सा डीएम इस बॉडी पे ले लिया। ठीक है, ओ हो बहुत आगे चल गया मैं। हाँ, इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा डीएम इस बॉडी पे लिया। ठीक है, और उस डीएम का जो मास है वो कितना आया, लेमडा इंटू डीएक्स। तो चलो सर इंटीग्रेट कर दो, ऐसा तो डीएम बहुत हो सकता है, इसमें सब डीएम को बैठ के जोड़ना पड़ेगा। अगर एक एक का निकाल के जोड़ेंगे तो इस एज में तो निकलेगा नहीं, अगला जनरेशन आएगा नाती पोता मेरा, वो निकाल के जाएगा, हो सकता है उससे भी नहीं निकले। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा,
इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? तो बेटा ये जो मास है ना, आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? सर यहाँ से शुरू होगा, ये जो डीएम स्ट्रिप है, डीएम 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 एक्स 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 डीएक्स डीएक्स डीएक्स, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपका? तो ऐसे स्ट्रिप काटते जाओ, मिलते चला जाएगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रिप काटते जाओ, मिलते चला जाएगा। 1 मिनट बच्चों, एक कॉल आया है, इतना सुबह क्या कॉल किया है? जस्ट चलिए चलिए, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए सॉरी। अब देखिए भाई, तो डीएम इंटू एक्स आया। सुबह में कोई फोन आता है तो उसका ये हो जाता है कि शायद कुछ इमरजेंसी हो, तो पिक करना चाहिए। हम भी किए, कुछ इमरजेंसी ही था। अब देखिए डीएम का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या हो गया सर? तो एक्स को इधर ले आते हैं और डीएम का वैल्यू पुट करते हैं, तो लेमडा इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, ये डीएक्स किसके अलोंग मिलेगा सर? लेंथ के अलोंग, डीएक्स 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 डीएक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से एल तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से एल तक। तो 0 से एल तक पहुंचा। इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए। सर उसी तरह मास भी तो डीएम 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 कहाँ तक मिलेगा? 0 से एल तक, है ना? तो ये भी हो गया डीएम। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा सर? 0 से एल तक, है ना? तो यहाँ इसको अब सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा एक्स लेमडा डी एक्स बाय लेमडा इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से एल तक। ये भी 0 से एल तक। अब लेमडा लेमडा कट जाएगा सर, कट गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेमडा ऐसे भी कांस्टेंट था, इसको बाहर निकालेंगे, कट जाएगा। सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया? एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे ये तो आता होगा आपको, आता है ना? हाँ सर, कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल बाय। अब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा? x आएगा। कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट l। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1/2। इधर हम ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा? x पे स्क्वायर, तो l पे स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले लिए हैं, मतलब बाहर कर लिए हैं। l पे स्क्वायर माइनस 0 पे स्क्वायर। अब बाय, इधर क्या हो जाएगा? x माइनस x के जगह पे सॉरी l रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो सॉल्यूशन होकर आएगा आपका l/2। सर इसमें नया क्या किए आप? ये तो पहले भी आता था, हम जानते थे कि यूनिफॉर्म है, होमोजीनस है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। आप इतना रायता क्यों फैलाए? बेटा आपको मैं इंटीग्रेशन के द्वारा कैसे बनाया जाता है ये समझा रहा था। हमेशा ऐसा बॉडी नहीं आएगा, देखो ना अलग बॉडी आ गया, अब उसका भी देखेंगे। ये रेगुलर बॉडी था, इसलिए आपको भी पता था कि l/2 आना है, और इतना करने के बाद भी कितना आया? l/2 ही आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं थोड़ा मिटा लूँ, नहीं तो फील नहीं आएगा बनाने का।
अब देखिए, कह रहा है इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल वेरीज लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओ भाई, पहला सवाल आपसे, क्या यहां पर मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? आप बताइए सबसे पहले, मास का यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? बोलिए। तो सर, लेमडा जो है मास पर यूनिट लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। सर एक्स का वैल्यू आप बढ़ाइएगा ना तो लेमडा भी क्या होगा? बढ़ेगा। मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों। यहां पर आप सीधा सेंटर पे नहीं बना सकते, जैसे पिछला था ना, तो वहां लेमडा यूनिफॉर्म था, इसलिए हम लोग L/2 पे डायरेक्ट भी गए और जब कैलकुलेशन करके गए तो भी वही गए। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? सर यहां पर भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या किए, एक्स डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप काटे dx, जिसका छोटा सा मास क्या था? dm था। ठीक है। अब हाँ, ये देखो इस चीज के लिए लिखे भी हैं, रॉड इज गेटिंग हैवियर ऑन राइट साइड। जैसे से एक्स का वैल्यू बढ़ाइएगा, रॉड का जो मास है वो क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में बढ़ता चला जाएगा। तो dm बराबर क्या हो जाता है सर? तो लेमडा इंटू डी एक्स। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे? वही प्रोसेस, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो कर दो। एक्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डी एम का इंटीग्रेशन इंटू डी एम। तो कुछ लोग कहेगा नहीं सर, हम एक एक पार्टिकल खोज के उसको जोड़ेंगे सर, डिस्क्रीट बना के जोड़ेंगे। बेटा करियो, ठीक है, तुम करेगा, फिर तुम्हारा अगला जनरेशन करेगा अगर आया तो, फिर उसका अगला जनरेशन करेगा अगर आया तो, फिर उसका अगला जनरेशन करेगा तब आया तो स्मार्ट मेथड लगाओ, इंटीग्रेशन करो। सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती। तो बेटा तुम 12 में क्या कर रहे हो? तुम ड्रॉपर बन के क्या कर रहे हो? ये तुमको आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो सीखो, नहीं सीख पाओगे कुछ देर रुको, कुछ दिन रुको, मैं सिखाऊंगा फिर। ठीक है। तो भाई ऐसा है कि एक्स रखे, एक्स इंटू डी एम करना था। मुझे भी गजब हो गया यार, एक्स इंटू डी एम करना था। तो एक्स, डीएम का वैल्यू बताओ बेटा। तो डीएम का वैल्यू है ए प्लस बी एक्स इंटू क्या हो गया? डी एक्स। अब बाय नीचे क्या हो गया सर? ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां से x इंटू ए, तो क्या हो गया सर? ए एक्स हो गया प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स हो गया बाय, अब देखिए यहां पर इसको स्प्लिट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां से जो दिखेगा तो क्या हो रहा है सर? ए एक्स डी एक्स हो रहा है, कहां से कहां तक? अच्छा, इंटीग्रेट जो करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? तो सर अगर रेड है अपना, तो यहां से लेकर यहां तक, जीरो से लेकर क्या एल तक, जैसे पीछे किए थे, क्योंकि मास तो इसी के अलॉन्ग में डिस्ट्रीब्यूट है। तो लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर एल तक, फिर बी एक्स स्क्वायर डी एक्स कहां से कहां तक? जीरो से लेकर एल तक। ठीक है, फिर नीचे, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? ए डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ भी कहाँ से कहाँ तक? जीरो से एल तक, यहाँ भी जीरो से एल तक। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व वॉल्व करो फटाफट। तो इस वाले का आएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ए को कॉमन ले लिए, मतलब ए को बाहर निकाले, वो कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर ले लिए, दो को भी बाहर निकाल लिए, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से एल तक। बी को बाहर किए तो इसका क्या आएगा? एक्स क्यू बाय 3। तो 3 को भी बाहर कर लिए हम, ऐसा है तुरंत ही। 3 कहाँ से कहाँ तक? जीरो से एल तक बाय, अब ए डी एक्स है ना, तो एक्स पावर जीरो मान लो इधर। तो एक्स
बाय 1 होगा, तो a को बाहर करो, ये हो गया x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। अब b को कर लो तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो b बाय 2 यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। अब देखो आगे, a बाय 2 क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस b बाय 3 क्या हो जाएगा, l क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय a होगा, क्या होगा सर, l माइनस 0 प्लस b बाय 2 होगा, क्या होगा सर, l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आएगा a l स्क्वायर बाय 2 प्लस b l क्यूब बाय 3 बाय क्या हो जाएगा, a l प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2। यही आपका आंसर होगा। मजा आया, बोलिए मजा आया। हाँ सर मजा तो आया। सीखे आप? हाँ सर बिल्कुल सीखे। कैसे निकालना है, अगर आपका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक छोटा सा डीएम ले लेना है। ठीक है, मतलब छोटा सा स्ट्रिप डीएक्स काटना है अलोंग द लेंथ। ठीक है, उसका मास क्या लेना है सर, डीएम ले लेना है। उस डीएम का मास कैसे पता करेंगे, उसके मास पर यूनिट लेंथ से, तो लेमडा इंटू डीएक्स हो गया जो भी उसका लेंथ था। फिर क्या करना था सर, फिर इंटीग्रेट कर दे, वैसा डीएक्स स्ट्रिप बहुत सारा हो जाता था उसके लेंथ के अलोंग, तो ऑरिजिन से उसके लास्ट लेंथ तक हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेट किए, फिर इंटीग्रेशन किए सर, आंसर आ गया। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक कर डाला है, आप इसको ट्राई जरूर लें। ठीक है, ट्राई जरूर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन ये भी है, सेम तरह का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, मैं बना हुआ ही रहने देता हूं, आप इसको जरूर बनाएं। अब इसके बाद की कहानी, ठीक है, अच्छा ये भी कर ही लेते हैं, एक ही हो ही जाएगा। ठीक है सर, ओके डन। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं, तब तक हम मिटा रहे हैं, आप लोग पढ़ो, सवाल को पढ़ो मेरे बच्चों, जल्दी पढ़ो। वो सवाल आपसे हो जाएगा, पीछे जो हम दो छोड़े, हो जाएगा आपसे, आपसे एकदम हो जाएगा, सोचना कुछ नहीं है। तो आज हम लोग जो है ना, आज के क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन का डीपी लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है साइंस मीडिया नाम से, तो उस पर छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, और एक ऐप भी है, तो ऐप एक्टिवेट नहीं किया है बेटा, पिछले साल खरीद के रखे हैं, एक्टिवेट नहीं किया है, तो हो सकता है एक दिन में एक्टिवेट कर दे, फिर ऐप पे नोट्स और वो मिलेगा आपको, लिंक भी दिया करेंगे। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, सीख पढ़ना पड़ रहा है, कुछ लोगों को लगाए हुए हैं, वो करेगा, मेरे से वो नहीं हो पाता है टेक्निकली, मैं मोटा मोटी इलिटरेट पर्सन हूँ यार, ये सब थोड़ा बहुत आता है। अब देखिए यहाँ, अब हमको दिख रहा है क्वेश्चन कि ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट ऑफ फ्रॉम ए यूनिफॉर्म थिन शीट। एक थिन शीट है बेटा, और यूनिफॉर्म मतलब मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, हम जी समेट लेते हैं थोड़ा, था एक नेताजी हैं, उनका आदत लग जाता है कभी कभी मुझे, वही आलू से सोनू। यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल, ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r बाय 2, एक सर्कुलर होल है, रेडियस कितना है बेटा, r बाय 2, इससे काट के बाहर निकाला गया। ठीक है, tangent to the rim of the disc, find the distance of the centers from the center of the original disc। ओरिजिनल डिस्क ये था और सेंटर ऑफ मास ये था, कह रहा है कितना, अब जैसे यहाँ से काटोगे तो जिधर मास ज्यादा है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। हाँ सर, जैसे यहाँ काटे तो यहाँ मास घटा, तो सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट किया, देखो यहाँ शिफ्ट कराया भी है, पहले कहाँ था, यहाँ था, कह रहा है ये डिस्टेंस हमको बताइए। तो सर यहाँ पर एरिया निकाला जा रहा है, सब्सट्रैक्टिव, क्या हो रहा है सर, सब्सट्रैक्टिव। पहले एरिया कितना था, पायर स्क्वायर, कोऑर्डिनेट क्या था सर, सेंटर पे था, ऑरिजिन पे था, तो 0 0 था। फिर यहाँ से निकाला गया तो इसका एरिया कितना था, पाई स्क्वायर बाय, इसका कोऑर्डिनेट देखो तो कितना है सर, r बाय 2। यहाँ से कितना, ये वाला अगर r है तो ये कितना हो गया, r बाय 2, सेंटर पे होगा ना, तो r बाय 2, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0। चलो सर क्या करना पड़ेगा बेटा, सर यहाँ पर एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, एरिया माइनस करना पड़ेगा, अरे बताए थे आपको। तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला, a1x1 माइनस a2x2 बाय
A1 माइनस A2। कर दो बच्चों, मेरे बच्चों, कर दो कर दो कर दो, कुछ नहीं है, तोता मार क्वेश्चन है ये सर। पाई आर स्क्वायर, x1 का वैल्यू बेटा 0, A2 पाई आर स्क्वायर बाय 4, x2 का वैल्यू बेटा r/2। ओके, बाय पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका r/6। दैट्स इट, है ना। तो यहां तक आपका खत्म होता है सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन, है ना, निकालना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं एक डीवीपी बना के दे दूंगा, उस डीवीपी को आप सॉल्व करो। एम्स का क्वेश्चन रहेगा, AIPMT या नीट का तो लगभग करा ही दिए, फिर भी देख लेंगे, और कुछ अगर बचा है तो वो डाल देंगे। आप बना के इसको आज फिनिश करो, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। मैंने कोशिश करी कि आपको हर एक तरह कंसेप्ट आए। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप हमारे इस मेहनत को अच्छा मानते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि पहला काम तो आप नोट्स बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, और दूसरा काम थोड़ा शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा कुछ कमी है तो बता दो, कुछ जोड़ना है तो वो भी बता दो, और अगले क्लास में फिर आ जाओ। तो ठीक है मेरे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगला 1 से 2 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फाइनल करेंगे, ठीक है। तब गुड बाय।